मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी इको ऑनर सेमेस्टर 2 की जो क्लासेस चल रही हैं स्टैटिस्टिक्स की, आज मैं उसकी पहली क्लास बच्चों आपके सामने लेके आया हूँ। तो दो बेसिक क्लासेस मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स जो कि सेमेस्टर 1 से रिलेटेड थी, वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। वो दोनों क्लासेस बहुत ही इफेक्टिव हैं बच्चों, आप एक बार उनको जरा गो थ्रू करिए। उसका रीजन है, वहां पे आपको बताया गया है कि सेमेस्टर 1 में आपने किस लेवल पे बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहिए था फॉर द सेमेस्टर 2। तो आज की जो मेरा लेक्चर 1 है आपकी सीरीज में, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वही बेसिक एक बार जरा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। आपके सिलेबस में मेरे बच्चों 4 यूनिट्स हैं। सबसे पहली यूनिट्स है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स को अगर मैं थोड़ा सा 2 मिनट में डिफाइन करूं, तो यहाँ पे 3 टर्म का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। सैम्पलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि आपने किसी भी पॉपुलेशन के कुछ पार्ट्स पर, दैट इज कॉल्ड द सैंपल, वर्क करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, और स्टैटिस्टिक्स एक तरीके का रैंडम वेरिएबल होता है जिस पे आपको वर्क करना है। तो डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, बट एक रफली आइडिया आपको दे रहा हूं। एस्टिमेशन का मीनिंग होता है मेरे बच्चों, जो आपने ऊपर काम किया है यूनिट नंबर 1 में, वो आपको एस्टिमेट करना है, अनुमान लगाना है उसके बारे में। क्योंकि बहुत बार स्टैटिस्टिक्स में मेरे बच्चों ऐसा होता है कि आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, उसको आप एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, आपने अनुमान लगाया सेकेंड यूनिट में। फिर वो जो इन अनुमान आपने लगाया, हम उसको इन्फेरेंस करते हैं। इन्फेरेंस मतलब आपने जो अनुमान लगाया होगा वो किसी साइंटिफिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ही आपको वो अनुमान लगाना है जो आपने ऊपर लगाया है। फिर जो लास्ट आता है आपका, दैट इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मींस जो अनुमान आपने ऊपर लगाया है विद सम साइंटिफिक रूल, इज दिस एक्सेप्टेबल और नॉट, दिस इज चेक्ड इन द थ्योरी ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो जो अनुमान ऊपर आपने लगाया वो एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है, इस चीज का जो डिस्कशन होता है मेरे बच्चों, वो हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की यूनिट में करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं। आपका जो यूनिट का नाम है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स। इसमें मेरा सबसे पहला जो टॉपिक है 5.3, यहां से स्टार्ट होता है आपका यूनिट। टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस। तो मेरे बच्चों, स्टैटिस्टिक्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस पे अभी 2 मिनट बाद बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बात करते हैं सैंपल्स के ऊपर। सैंपल्स क्या होते हैं? सैंपल्स होते हैं कलेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है मेरे बच्चों, जितना भी कलेक्शन हो सकता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन जब भी हम पॉपुलेशन पे कोई काम करते हैं तो दो बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। कभी कभी तो पूरी पॉपुलेशन को आप एनालाइज कर ही नहीं सकते हैं। कभी कभी पॉपुलेशन को एनालाइज कर तो सकते हैं, बट वो एक वेरी टिपिकल टास्क होती है, मतलब उसमें कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ सकती है या और कोई प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हो सकती है। तो दो बड़े रीजन होते हैं जब मैं पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता। ठीक, जब आप सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे थे तो हमने एक टर्म का इस्तेमाल किया था कि स्टैटिस्टिक्स में हम किसी भी डाटा को एनालाइज करते हैं। आज उस डाटा को मैं पॉपुलेशन बोल रहा हूं, और एनालाइज करने का मतलब था सेंट्रल वैल्यू निकालना, डिस्पर्जन निकालना, स्क्यूनेस निकालना और कुर्टोसिस निकालना। लेकिन पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज करना कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हम लोग नहीं कर सकते। तो इन दिस केस हम लोग क्या करते हैं, सैंपल्स को एनालाइज करते हैं टू एस्टिमेट, टू डिफाइन द पॉपुलेशन। समझ गए? सैंपल पे हम वर्क करेंगे, ना कि पॉपुलेशन पे वर्क करेंगे। और जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम बोलेंगे यही कि जो रिजल्ट मेरे सैंपल के बेसिस पर आया है, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉपुलेशन आल्सो, बट वो एस्टिमेशन होगा, अनुमान होगा। ठीक, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सैंपल्स के बारे में। सैंपल दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑब्जर्व सैंपल और एक होता है रैंडम सैंपल। ये बहुत मेन टॉपिक है मेरे बच्चों, इसीलिए पहले आपको समझा रहा हूं।
जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर सपोज कैपिटल एन ऑब्जर्वेशंस है, ठीक। शायद आपने देखा होगा या सुना होगा, मैं किसी भी पॉपुलेशन से अगर मैं एक सैंपल लेता हूं, स्मॉल एन यूनिट्स का एक सैंपल लेता हूं, तो सैंपल बहुत सारे तरीकों से लिए जा सकते हैं। एक तरीका होता है सैंपल लेने का, सिंपल रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। कैसा होता है? SRSWOR, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो यूनिट एक बार सैंपल में सेलेक्ट हो जाएगी, आप दोबारा उसको पॉपुलेशन में पुट नहीं करोगे विदाउट। इसका मतलब है जो यूनिट एक बार सैंपल में सेलेक्ट हो गई, वो दोबारा कभी भी सैंपल के अंदर सेलेक्ट नहीं होगी। ज्यादा सैंपलिंग पे वर्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि सैंपलिंग इज नॉट माय टॉपिक, बट एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मान लीजिए मेरे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें कैपिटल एन ऑब्जर्वेशंस है और स्मॉल एन ऑब्जर्वेशंस आपको कलेक्ट करनी है, तो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, कितने पॉसिबल सैंपल्स बन सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट? तो फॉर्मूला है मेरे बच्चों NCN। अगर मैं ऑर्डर्ड सैंपल्स की बात करता हूं तो NCN टोटल सैंपल्स बन सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ऐसे ही मेरे बच्चों एक दूसरा तरीका होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो यूनिट एक बार सैंपल में सेलेक्ट हो गई, आपने उसको नोट कर लिया और फिर से आप उसी सैंपल यूनिट को दोबारा आपने पॉपुलेशन के अंदर पुट कर दिया। उससे क्या होगा? उससे एक चांसेस ये बन सकता है कि जब आप दूसरी यूनिट सेलेक्ट करें, तो वो जो आपने यूनिट पहले सेलेक्ट करी थी, दोबारा भी वही यूनिट फिर से सेलेक्ट हो जाए। तो एक यूनिट सैंपल के अंदर कई बार रिपीट भी हो सकती है। विदाउट रिप्लेसमेंट में कई बार रिपीट नहीं हो सकती। तो डिफरेंस है दोनों में। अब यहां पे आता है कि सर अगर मैं सैंपलिंग करता हूं विद रिप्लेसमेंट, तो टोटल कितने सैंपल बनेंगे? टोटल सैंपल बनेंगे मेरे बच्चों N⁴N। इतने टोटल सैंपल बनेंगे। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा एक लिटिल बिट डिस्कशन किया कि सैंपल जो होते हैं वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। दो तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। बच्चों बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए, अब बारी आती है जो मैंने टॉपिक डाला था, ऑब्जर्व्ड सैंपल और रैंडम सैंपल। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसका साइज है n। अब आपने किसी भी तरीके से सैंपल सेलेक्ट किया हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप ये कह रहे हो कि मैंने एक सैंपल सेलेक्ट कर लिया। जब आप सैंपल सेलेक्ट करोगे तो x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn, ये आप कह रहे हो कि मैंने सैंपल सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है x1 x2 xn, दे प्योरली ऑब्जर्व्ड वैल्यू, क्योंकि आप इनको ऑब्जर्व कर चुके हैं। इनके बारे में आपको पता है कि x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, xn की वैल्यू ये है। सो दिस इज वन ऑब्जर्व्ड सैंपल। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई दूसरा बच्चा अगर होता और उससे कहा जाता कि बेटा आप एक सैंपल सेलेक्ट करिए, तो क्या जरूरी है यही सैंपल जो आपके सामने लिखा है वही मिले? नहीं। हो सकता है कोई बच्चा यहां से, दूसरा बच्चा कोई दूसरा सैंपल सेलेक्ट कर ले, सपोज y12 yn, ये भी सैंपल हो सकता है। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि NCN सैंपल्स आप सेलेक्ट कर सकते हो विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में, n⁴n सेलेक्ट कर सकते हो विद रिप्लेसमेंट के केस में। तो अब आपको तो पता नहीं है आपने कौन सा सैंपल सेलेक्ट किया है। अगर आपको ये पता है कि मैंने यही सैंपल सेलेक्ट किया है, मैं कर चुका हूं, तो ये ऑब्जर्व सैंपल है। बट अगर आपको ये नहीं पता है कि जितने भी सैंपल सेलेक्ट किए जा सकते थे, उनमें से कौन सा सैंपल आपने सेलेक्ट किया है, दिस सैंपल इज कॉल्ड रैंडम सैंपल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल X1 कैपिटल X2 डॉट डॉट कैपिटल XN।
मीन्स व्हाट, कि यहां पे आप सिर्फ सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई कैपिटल X1, कैपिटल X2, कैपिटल XN, जिसकी वैल्यूज आपको पता नहीं है। दैट्स वाई दिस इज ए रैंडम सैंपल। इन फ्यूचर दिस सैंपल मे बी दिस वन, दिस सैंपल मे बी दिस वन और एनी अदर। तो रैंडम सैंपल का मतलब होता है रैंडम वैल्यूज। रैंडम वैल्यूज का मतलब है कि इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं है, ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। ऑब्जर्व का मतलब है कि ये वैल्यूज फिक्स है बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट चाहिए, तो अब जितने भी इंडियन बॉयज हैं उन सब पर तो आप वर्क कर नहीं सकते। तो मैंने बोला आप एक काम करो, 5 यूनिट का सैंपल ले लीजिए, ओनली 5 यूनिट्स फ्रॉम द इंडियन पॉपुलेशन, और उसके बेसिस पर आप इंडियन बॉयज की हाइट बताइए। तो वेरी सिंपल, आप कोई भी 5 उठा सकते हैं बच्चे, लेकिन अब वो बच्चे जब तक आप पिक नहीं कर रहे हो तब तक आप एक रैंडम नोटेशन दे रहे हो मुझे। सर, पहले स्टूडेंट की हाइट सपोज X1, दूसरे स्टूडेंट की हाइट सपोज X2, अप टू डॉट डॉट, फिफ्थ स्टूडेंट की हाइट सपोज X5। तो आपने ये चूज नहीं किया है, यू जस्ट रिप्रेजेंट। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ रैंडम सैंपल। अगर आप चूज कर लेते कि सर पहले बच्चे की हाइट थी 5 फुट 3 इंच, दूसरे की थी 5 फुट 1 इंच, तीसरे की थी 5 फुट 2 इंच, फिर थी 5 फुट 7 इंच, 6 फुट 1 इंच, तो ये क्या है? ये भी सैंपल है 5 ऑब्जर्वेशंस का, बट ये ऑब्जर्व्ड सैंपल है। समझ गए? ऑब्जर्व मतलब इनकी वैल्यूज मुझे पता है। ये जो सैंपल है 5 ऑब्जर्वेशंस का, ये रैंडम सैंपल है। X1 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है। सो दैट्स व्हाई X1 विल टेक वैल्यू रैंडमली, X2 will take value randomly, X5 will take value randomly. So that's why this sample is called random sample. तो सबसे पहले तो आप डिफरेंस समझिए कि रैंडम सैंपल में और ऑब्जर्व सैंपल में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद आगे चलते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं मेरे बच्चों। जो मेरा मेन टॉपिक है दैट इज स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक्स होता क्या है वो तो बाद में बात करेंगे, होता क्यों है पहले ये बात समझिए आप। देखिए, सेमेस्टर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डाटा को एनालाइज करना। डाटा दो टाइप के हुआ करते थे, फ्रीक्वेंसी डाटा और प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। प्रोबेबिलिस्टिक डाटा का मतलब हुआ करता था रैंडम वेरिएबल, ठीक है। हम उसको एनालाइज करते थे। एनालाइज करने का मतलब था कि आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, स्क्यूनेस निकालेंगे, कुर्टोसिस निकालेंगे, 4 चीजें निकालेंगे, ठीक है। सिंपल था बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए x फॉलो करता है सपोज एक्सपोनेंशियल थीटा, फॉर एग्जांपल, ये सेमेस्टर 1 में बात चली थी, x फॉलो एक्सपोनेंशियल थीटा। तो ये क्या है? ये एक प्रोबेबिलिस्टिक डाटा है या ये एक रैंडम वेरिएबल है। शायद आपको पता होगा यहां पर x लाइज बिटवीन 0 to ∞ होता है। इसका जो डेंसिटी फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होता है, वो थीटा इंटू e⁻⁻θx होता है। यहाँ पे जो थीटा होता है वो एक पैरामीटर होता है। पैरामीटर मतलब एक अननोन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या बनेगी आप ये नहीं बता सकते, लेकिन इतनी गारंटी होती है कि उसकी वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। ना तो 0 होगी और ना तो नेगेटिव होगी, वेरी सिंपल। लेकिन जब ये बात चली थी कि सर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन को एनालाइज करिए, तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था कि एक्सपेक्टेशन जो बनेगी वो 1/θ बनेगी, और जो वेरिएंस ऑफ एक्स बनेगा वो 1/θ² बनेगा। सिमिलरली स्क्यूनिस भी बना सकते हो, सिमिलरली कुर्टोसिस भी आप बना सकते हो। अब मेरे बच्चों, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, आपको एक्सपेक्टेशन यानी कि सेंट्रल वैल्यू पता हो जाएगी अगर आपको थीटा पता है तो। आपको वेरिएंस ऑफ एक्स पता हो जाएगा अगर आपको थीटा पता है तो। बट थीटा आपको एक्चुअली पता नहीं है। थीटा है पैरामीटर, ए कांस्टेंट विच इज अननोन, बट यू नॉट नो, है ना? आपको पता नहीं है इसके बारे में। तो हम क्या करते हैं, हम थीटा के बारे में एस्टिमेशन करते हैं, हम थीटा के बारे में अनुमान लगाते हैं। समझ गए? अनुमान ऐसे आप कोई तुक्का नहीं मार सकते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वो एक साइंस का सब्जेक्ट है। तो आपको मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली एक करेक्ट डिसीजन, करेक्ट एस्टिमेशन करना होगा। बिल्कुल सिंपल है।
तो अब बारी आती है सुधीर सर, अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं? देखो मेरे बच्चों, जो ये रैंडम वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैं एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल कह रहा हूं, ये एक्चुअली में एक पॉपुलेशन है जिसकी वैल्यूज 0 और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकती है सर। अब हम जब भी पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाते हैं तो हम ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल लगाते हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम यहां से एक रैंडम सैंपल कलेक्ट करेंगे। इस पॉपुलेशन से मैं एक रैंडम सैंपल कलेक्ट करूंगा। क्या करूंगा? रैंडम सैंपल कलेक्ट करूंगा। मान लो आई कॉल दिस रैंडम सैंपल डॉट डॉट दिस वन। मेरे बच्चों, रैंडम सैंपल में जो ऑब्जर्वेशन होती है, x1 x2 xn, वो वेरिएबल होती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू नहीं होती। ये इसीलिए इनको रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। तो रैंडम सैंपल के जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी, x1 x2 xn, दे आर ऑल रैंडम वेरिएबल्स। और क्योंकि ये रैंडम सैंपल है तो इसमें खास बात होती है। सबसे पहला तो x1 x2 डॉट डॉट xn आर इंडिपेंडेंट। अगर ये रैंडम सैंपल है तो दीज ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सिंपल है, आपने शायद सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा। तो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब एक के वैल्यू या एक की प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर दूसरे रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर पर डिपेंड ना करता हो। ये मतलब होता है इंडिपेंडेंसी का। दूसरी टर्म आती है x1 x2 डॉट डॉट xn आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है मेरे बच्चों, दे कम्स फ्रॉम ए सेम पॉपुलेशन। तो वो तो मैं यहां पे कह ही रहा हूं कि मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन है जिससे मैंने ये सैंपल लिया है। तो रैंडम सैंपल दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो जो रैंडम वेरिएबल्स आप ले रहे हो सैंपल के अंदर, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और दूसरा आइडेंटिकल होने चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब है एक की प्रोबेबिलिटी बिहेवियर दूसरे की प्रोबेबिलिटी बिहेवियर पे डिपेंड ना करता हो। आइडेंटिकल का मतलब होता है ऑल कम्स फ्रॉम ए सेम पॉपुलेशन, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेम पॉपुलेशन से होने चाहिए। ठीक है बेटा। अब क्या होता है, जब आप थीटा के बारे में अनुमान लगाना चाहेंगे या थीटा को एस्टिमेट करना चाहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस रैंडम सैंपल, तो आप क्या करेंगे, इस रैंडम सैंपल का कोई भी एक फंक्शन बनाएंगे। जो कैसे बनाएंगे वो बाद की बात है, बट फर्स्ट आई एम क्रिएटिंग ए फंक्शन ऑफ रैंडम ऑब्जर्वेशंस या ए फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल, एंड दिस फंक्शन ऑफ रैंडम ऑब्जर्वेशन रैंडम सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक का क्या डेफिनेशन बना? एनी फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक और एस्टिमेटर। इसको मेरे बच्चों हम एस्टिमेटर भी कहते हैं। एस्टिमेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके थ्रू आप थीटा की वैल्यू को एस्टिमेट करोगे, अनुमान लगाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपसे कहा जाए इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट बताइए, तो आप क्या बोलोगे? सुधीर सर देखो, सारे इंडियन बॉयज की हाइट को मेजर करना तो पॉसिबल नहीं है, बट एक काम कर लेते हैं हम। मान लीजिए आपकी ये इंडियन पॉपुलेशन है बॉयज की, इसमें से हम सपोज कुछ बॉयज कलेक्ट कर लेते हैं। सपोज x 100, मतलब 100 बॉयज का सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो सैंपल मैंने अभी कलेक्ट नहीं किया है, बस बोला है कि x1 इज फर्स्ट बॉयज का हाइट, x2 इज सेकंड बॉयज का हाइट, x 100 इज 100 बॉयज का हाइट। और फिर आप ये कहेंगे कि सुधीर सर हम एक काम करते हैं, ये जो सैंपल लिया हमने, सो कॉल्ड रैंडम सैंपल, इसकी हम एवरेज हाइट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे?
सैंपल का मीन बनाओगे विच इज इक्वल टू 1/100 समीशन I goes from 1 to 100 xi. So basically this is what? This is a function of sample observation. This is a function of random sample. आ गया x बार, और ये जो x बार है इससे आप एस्टिमेट करना चाहते हैं इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट को, आप समझिए। लेकिन अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, ये जो x बार है ये तो अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल बनेगा, और अगर ये रैंडम वेरिएबल बनेगा तो अकॉर्डिंग टू रूल ये कुछ कुछ वैल्यूज ले सकता है, डिफरेंट डिफरेंट। क्यों ले सकता है समझाता हूं। ये जो आपने एक फंक्शन बनाया इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने सैंपल कौन सा सेलेक्ट किया है। भाई बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, उसमें से 100 यूनिट का आपने एक सैंपल सेलेक्ट करना है। कितने सैंपल सेलेक्ट कर सकते हो सर? बहुत सारे कर सकते हैं। तो जब बहुत सारे करोगे तो क्या सारे सैंपल्स का सैंपल मीन सेम आएगा? नहीं सर, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो मान लीजिए वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा, x1 बार, x2 बार, अप टू डॉट डॉट xm बार। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट सर सैंपल मीन हो सकता है। तो मेरे बच्चों जो ये कैपिटल X बार आप बना रहे हैं, which is an estimator of your average height, this will take different values, this will take different values with some probability, obviously बात है जो x बार है वो x1 बार वैल्यू लेगा, x2 बार वैल्यू लेगा, xm बार वैल्यू लेगा, सपोज फॉर एग्जांपल। तो क्या सबकी वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी? नहीं सर। तो क्या मुझे इसका प्रोबेबिलिटी बिहेवियर निकालना चाहिए? Yes, sir. Now, this probability behavior of x bar is called the distribution of x bar या distribution of statistics. तो जो पहला टॉपिक था मेरे बच्चों वो ये था कि आपका स्टैटिस्टिक होता क्या है और क्यों होता है। तो स्टैटिस्टिक से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी पॉपुलेशन के पैरामीटर को हम एस्टिमेट करते हैं। किस बेसिस पर एस्टिमेट करते हैं? सर पॉपुलेशन से एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल का कोई फंक्शन बनाते हैं। वो फंक्शन कैसे बनाया जाता है ये हम अगली क्लासेस में, अगली यूनिट्स में डिस्कस करेंगे आपके साथ। बट फिलहाल एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे पॉपुलेशन का मीन अगर आपको एस्टिमेट करना है तो सैंपल का मीन बना लीजिए। तो पहले सैंपल लिया, अब यहां पे जो अभी मैं सैंपल ले रहा हूं वो मेरा एक रैंडम सैंपल है, तो मुझे पता नहीं है सैंपल ऑब्जर्वेशन क्या बनेगी, बस मैंने एक रैंडम सैंपल बना दिया। और उनका जो भी फंक्शन बनेगा जिसको मैं स्टैटिस्टिक्स कह रहा हूं, सो बेसिकली मैथमेटिकली ये एक रैंडम वेरिएबल के तरीके से ही काम करेगा। तो मेरे बच्चों बिल्कुल सेम सिनेरियो पर हम वर्क करते हैं। अब जैसे ही आपका सैंपल मीन, पॉपुलेशन के मीन को सपोज मैं म्यू से डिनोट कर रहा हूं, इसको एस्टिमेट करने लग जाएगा, तो जितना भी पॉपुलेशन को एनालाइज करने के लिए पैरामीटर चाहिए, जहां पर भी म्यू आपको चाहिएगा वहीं पर आप एक्स बार का इस्तेमाल करके पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे बच्चों बात ये थी कि आप स्टैटिस्टिक या एस्टिमेटर क्यों बनाना चाहते हैं। सर हम इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि हमें पॉपुलेशन को एनालाइज करना था। पॉपुलेशन को एनालाइज करने के लिए उसका जो पैरामीटर है वो हमें चाहिए, जो मिल नहीं सकता, जो कैलकुलेट नहीं हो सकता, वो एस्टिमेट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। और ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप उस सैंपल ऑब्जर्वेशन का एक फंक्शन बनाइए जिसके थ्रू आप पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे। बट आप ये कह रहे हैं कि सर जो फंक्शन हम बनाएंगे वो कन्फर्म एक रैंडम वेरिएबल बनेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन बन रहा है वो रैंडम सैंपल के कोरस्पॉन्डिंग बन रहा है। और जब आप उसमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्व्ड सैंपल की वैल्यू डालोगे तो वो कन्फर्म एक वैल्यू लेगा, लाइक स्मॉल x1 बार, स्मॉल x2 बार या स्मॉल xm बार। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द कैपिटल X बार, दीज आर द वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर। और ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर भी होगा, दैट इज px बार। तो कहीं ना कहीं जो आपका स्टैटिस्टिक्स या एस्टिमेटर होता है वो एक रैंडम वेरिएबल के तरीके से मेरे बच्चों काम करता है। तो अब तक हमने दो तीन बातों पे फोकस किया
कि रैंडम सैंपल क्या होता है और ऑब्जर्व सैंपल क्या होता है। ठीक, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स या एस्टिमेटर क्या होता है और क्यों होता है। एस्टिमेटर का बहुत बड़ा रोल है व्हेन वी एनालाइज द पॉपुलेशन। अब मेरे बच्चों, सारा खेल ये आता है कि सर, जो आपने एक्स बार बनाया, सबसे पहले तो उसकी वैल्यू आपको कैसे पता चली, ये क्या वैल्यूज बनेगी, और दूसरा उसका प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, आपको ये कैसे पता चला। और दूसरा पॉइंट मेरे बच्चों, यहां पे आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप जो सैंपल ले रहे थे वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। इन जर्नल हम विद रिप्लेसमेंट पर काम करते हैं, क्योंकि जब आपका सैंपल विद रिप्लेसमेंट होता है तभी आपका सैंपल आईआईडी बनता है। आईआईडी मतलब रैंडम सैंपल, रैंडम सैंपल मतलब इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बनता है। आपको समझाया था मैंने, है ना। इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बनता है जब वो विद रिप्लेसमेंट होता है। तो जब तक ना बोला जाए कि सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट लिया गया है, तब तक मान के चलेंगे कि हम विद रिप्लेसमेंट ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे बच्चों, थोड़ा हम आगे अगर चलें तो मेरा अगला जो टॉपिक है वो है डेराइविंग ए सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स। तो जो आपने स्टैटिस्टिक्स बनाया, जैसे अभी आपने बनाया था सैंपल मीन, उसका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी बिहेवियर आप कैसे फाइंड करेंगे। मेरे बच्चों, इसके दो रूल हैं, एक है प्रोबेबिलिटी रूल और एक है सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इन जर्नल जो साइंटिफिक माना जाता है वो है प्रोबेबिलिटी रूल। लेकिन प्रोबेबिलिटी रूल को अप्लाई करना कभी कभी एक टिपिकल टास्क हो जाता है, उतना इजीली ये बन नहीं पाता, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इन दिस केस हम सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करके अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, जो भी आपका मन करे रैंडम वेरिएबल आप ले सकते हो। एंड सपोज दिस लाइज बिटवीन 0 to ∞, है ना, दिस लाइज बिटवीन 0 to ∞। और वो सपोज कुछ, या डिस्क्रीट का चलो एक केस लेके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, एंड दिस फॉलो पॉइजन लैम्डा। अब गौर से समझिए आप, दिस फॉलो द पॉइजन लैम्डा। अब पॉइजन लैम्डा मैंने पिछली अपने लेक्चर में आपको समझा चुका हूं मैं। सेमेस्टर 1 में आपने ऑलरेडी पॉइजन लैम्डा पर वर्क कर रखा है। वेरी सिंपल। तो आप क्या कहेंगे, सुधीर सर, एक्स विल टेक वैल्यू 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी, और इसका पी एक्स क्या होगा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। और मैं बोलूं भाई इसको एनालाइज कर दो आप, तो इसको एनालाइज करने का मतलब है, मान लीजिए आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना चाहते हैं तो लैम्डा आएगा। यहाँ पर लकीली वेरिएंस ऑफ एक्स भी लैम्डा होता है, तो कहीं ना कहीं आपको लैम्डा चाहिए। ठीक, तो मैं अगर ये कह दूं कि भाई यहां से आप एक रैंडम सैंपल ले लीजिए, x1 x2 डॉट डॉट xn, समझ गए, और फिर आप इसका सैंपल मीन बनाइए x बार, और इससे आप लैम्डा को एस्टिमेट करिए, समझ गए। तो जो x बार बनेगा वो स्टैटिस्टिक्स बनेगा। अब इस x बार का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, तो इस केस में मुझे वो निकालना है, इसीलिए टॉपिक का नाम था सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स। अब मेरे बच्चों, दो रूल मैंने बताए, प्रोबेबिलिटी रूल और सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सिंपल है। जनरली हम थ्योरेटिकली प्रोबेबिलिटी रूल पर काम करते हैं, प्रैक्टिकली हम सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट पर वर्क करते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के बारे में हम जानेंगे। आगे चलते हैं। जो प्रोबेबिलिटी रूल है, आज की क्लास में मैं वो आपके साथ मेरे बच्चों डिस्कस करूंगा। वेरी सिंपल, मैं क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के लाया हूं ताकि आपका जो टाइम वेस्ट ना हो। क्या कह रहा है वो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो पॉपुलेशन है आपकी, उसका प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर मुझे पता है। ठीक है, जो भी पॉपुलेशन है, अब आपने उसमें से क्या सैंपल लिया, क्या स्टैटिस्टिक्स बनाया, वो थोड़ा देखते हैं एक बार, है ना। तो सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी रूल। प्रोबेबिलिटी रूल में पहला केस है मेरा डिस्क्रीट पॉपुलेशन, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे ही मैंने टर्म का इस्तेमाल किया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो आप समझ गए होंगे
कि मैं जो रैंडम वेरिएबल लेने जा रहा हूं वो काउंटेबल वैल्यूज लेगा, आइदर काउंटेबली फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे मैंने काउंटेबली फाइनाइट वैल्यू ली है। क्या कह रहा है? लेट अस डिफाइन ए पॉपुलेशन या एक रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग द वैल्यूज 1 2 3। तो रैंडम वेरिएबल मेरा 3 वैल्यू ले रहा है, 1 2 3। चलिए, विद कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.1 0.4 0.5 रेस्पेक्टिवली। मतलब एक्स रैंडम वेरिएबल है, वो 1 वैल्यू लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। 2 वैल्यू लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। 3 वैल्यू लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5 रेस्पेक्टिवली। इफ वी टेक ए सैंपल ऑफ साइज 2, अगर हम 2 यूनिट का सैंपल लें, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मी। सिंपल है बिल्कुल, है ना? अब आपको तो पता है नहीं कि भाई वो जो 2 यूनिट का सैंपल है वो क्या है, आपको तो पता नहीं। तो सबसे पहले आपने लिखा एक रैंडम सैंपल। अब बी केयरफुल, रैंडम सैंपल है x1 x2, ये है रैंडम सैंपल। क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो जो 2 यूनिट का सैंपल आप लेना चाहते हो वो क्या है, तो मैंने रिप्रेजेंटेशन दे दिया x1 x2। सो बेसिकली दिस इज ए रैंडम सैंपल। अब बारी आती है कितने ऑब्जर्व्ड सैंपल लिए जा सकते हैं। ऑब्जर्व सैंपल बहुत सारे लिए जा सकते हैं, मैंने बता रखा है। अगर जब तक ना बोला जाए तो समझ लीजिएगा कि मैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट काम कर रहा हूं। इसका मतलब है कि एक सैंपल यूनिट 2 बार भी सैंपल के अंदर आ सकती है। तो टोटल जो मेरी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 है पॉपुलेशन के अंदर। 2 यूनिट का सैंपल लेना है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? देखिए बच्चों, सिंपल है। 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। ये ऑब्जर्व सैंपल्स की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, है ना? बी केयरफुल। फिर से x1 x2 जब मैं लिख रहा हूं ये भी एक सैंपल है, बट दिस इज ए रैंडम सैंपल। जब मैं 1 1 लिख रहा हूं ये भी एक सैंपल है 2 यूनिट का, बट दिस इज ए ऑब्जर्व सैंपल। जब मैं 1 2 लिख रहा हूं ये भी एक सैंपल है, बट दिस इज एन ऑब्जर्व सैंपल। तो ये जो 9 सैंपल यहाँ पे लिए गए हैं, 9 सैंपल्स, ये ऑल पॉसिबिलिटीज हैं ऑफ ऑब्जर्व सैंपल्स की। और रैंडम सैंपल तो एक ही होता है, x1 कोमा x2। ठीक। अब जो आपको सैंपल का मीन कैलकुलेट करना है, x बार, तो ये भी रैंडम वेरिएबल है, ये आपका स्टैटिस्टिक है, ये आपका एस्टिमेटर है। चलिए, अब x बार की वैल्यू क्या हो सकती है अगर पहला सैंपल सेलेक्ट हुआ होगा तो पहले सैंपल कैसे मैंने मान रखा है, 1 कोमा 1, तो सैंपल का मीन भी 1 बनेगा, बन गया। लेकिन सैंपल का मीन जब 1 बनेगा, इसके चांसेस कितने हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर, सैंपल का मीन तब 1 बनेगा जब x1 भी 1 वैल्यू लेगा और x2 भी 1 वैल्यू लेगा। और क्योंकि x1 x2 दोनों इंडिपेंडेंट है, तो जब x1 पहली 1 वैल्यू लेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी डज नॉट इफेक्ट जब x2 1 वैल्यू लेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी that x1 will take value 1 or x2 will take value 1 is equal to probability that x1 will take value 1 into probability that x2 will take value 1। समझ गए? दोनों का मैंने मल्टीपल कर देना है। और x1 will take value 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1। तो मल्टीपल करोगे तो 0.01। तो मेरे बच्चों, यहां पे जो मेरा जो आएगा सिनेरियो, दिस इज व्हाट, 0.01। समझ गए क्यों? क्योंकि x1 भी 1 वैल्यू ले रहा है, x2 भी 1 वैल्यू ले रहा है, एंड है, एंड मतलब मल्टीपल है, और क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो वर्क हो जाएगा। अब सिमिलरली x1 1 वैल्यू ले एंड x2 2 वैल्यू ले, तो 1 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी है 0.1 और 2 वैल्यू लेने की है 0.4। तो मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा? 0.04। सिंपल है मेरे बच्चों। सिमिलरली 0.05। अब 2 1 की वैल्यू 0.04, 2 2 की वैल्यू 0.16। आप देख सकते हैं 2 3 की वैल्यू 0.20, है ना बेटा? 3 1 की वैल्यू, 3 1 कब लेगा? जब 3 और 1 वैल्यू लेगा। तो 3 1 की वैल्यू क्या हो सकती है मेरे बच्चों? 0.05, 0.20, और 3 3 की 0.25। क्योंकि
3 पे वैल्यू 0.5 है ना, तो मल्टीपल करोगे तो कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आपका बन जाएगा। अब कोरस्पॉन्डिंग मीन निकालिए। जब x1 की वैल्यू 1 है और x3 की वैल्यू, सॉरी x2 की वैल्यू 2 है, तो 2 + 1 3, 3/2, तो 3/2। तो दिस इज 3/2, फिर अगेन 2, फिर अगेन 3/2, फिर 2, फिर 5/2 मेरे बच्चों, फिर 2, फिर 5/2 एंड 3। आ गया। सिंपल है बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा देखें तो एक टेबल सी मैंने बना दी, जिसमें मैंने कह दिया कि पॉसिबल जो ऑब्जर्व सैंपल हैं वो ये हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई, और एक्स बार की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप अगर गौर से देखें तो एक्स बार की वैल्यू या तो 1 है, या तो 1.5 है, या तो 2 है, या फिर 2.5 है, और या फिर 3 वैल्यूज है। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि मेरे बच्चों, जो आपने एक्स बार बनाया विच इज 1/2 x1 प्लस x2, दैट इज सैंपल मीन। तो एक्स बार मेरा क्या क्या वैल्यू ले रहा है बच्चों? एक्स बार वैल्यू ले रहा है 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3। लेकिन अब आप एक चीज समझिए, जो x1 1 वैल्यू ले रहा है वो एक ही जगह पे ले रहा है, तो यहीं पे उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, और वो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.01। तो P ऑफ एक्स बार अगर निकाला जाए तो 0.01 मेरा प्रोबेबिलिटी मुझे मिलेगा। अब जो दूसरी वैल्यू है 3/2, दैट इज 1.5, वो दो जगह पे है, फर्स्ट, या सॉरी ये थर्ड रो और फिफ्थ रो, दो जगह पे है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का आपको सम करना पड़ेगा, क्योंकि 3/2 का एक चांसेस है विद प्रोबेबिलिटी 0.04, और 3/2 का एक और चांसेस है विद प्रोबेबिलिटी 0.04। तो या तो पहला कॉम्बिनेशन बन जाए या तो दूसरा कॉम्बिनेशन बन जाए, और लगा है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऐड होगी। तो 1.5 वैल्यू लेने की 0.08, ठीक है बेटा। फिर सिमिलरली 2 पे 0.26, 2.5 पे 2.5 पे 0.40, और 3 पे है मेरे बच्चों 0.25। आप चेक कर सकते हैं, और चेक करने के लिए आप इनका सम भी करके देख सकते हैं। मतलब सम अगर करेंगे तो टोटल सम जो है मेरा 1 के बराबर बनना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है। एक बार चलो मैं रीचेक कर सकता हूँ। 0.01, 0.28, 0.26, 0.40, 0.25, इतना 10 + 26, 1, 3, इतना 1 1 बन रहा है एग्जैक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया कि जो आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आपने बनाया था विच इज सैंपल मीन, उसकी जो वैल्यूज है वो है 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3, एंड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इज दिस वन। नाउ दिस इज द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बाय द प्रोबेबिलिटी मेथड, क्योंकि मुझे जो पॉपुलेशन थी मेरी ओरिजिनल, उसके प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर के बारे में जानकारी थी, तभी मैं ऐसा कर पाया, अदरवाइज मैं ऐसा नहीं कर सकता था, फिर मुझे सिमुलेशन का इस्तेमाल करना पड़ता। बट यहाँ पे मामला एकदम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल मैंने क्वेश्चन लिया है। अभी जब मैं आपकी बैक एक्सरसाइज जो है, जितने भी उसमें टफ क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे मेरे बच्चों में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन क्वेश्चंस आप जितने मर्जी टफ सॉल्व करिए, जैसे मर्जी करिए, सबसे मेन चीज है कॉन्सेप्ट को समझिए। उससे भी मेन चीज है कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ क्यों रहे हैं, कोई ना कोई लॉजिक होगा आपके पास। तो बहुत छोटी छोटी सी कभी कभी मैं आपके साथ बातें करता हूं कि इसका ये यूज है इसलिए बनाया, रैंडम सैंपल है इसलिए ऐसा कह रहा हूं, विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो इन सब चीजों का आपको मेरे बच्चों ध्यान रखना है। तो चलिए जी, ये मेरा केस 1 था बच्चों, जो कि डिस्क्रीट पॉपुलेशन पे था या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे था। अब है मेरा कंटिन्यूअस पॉपुलेशन पे। बिल्कुल सिंपल है। कंटिन्यूअस पॉपुलेशन मतलब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहते ही आप समझ गए होंगे, सर एक ऐसा रैंडम वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे जो दो पॉइंट्स के बीच की सारी वैल्यू लेता होगा, और उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको पता होगा, उसके बाद हम कुछ काम करेंगे। तो मैंने बहुत फेमस केस लिया है मेरे बच्चों, एक्सपोनेंशियल लैम्डा। तो वो कह रहा कि एक पॉपुलेशन है दैट इज कंटिन्यूअस पॉपुलेशन विच इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा। तो अभी मैंने बताया था, सबसे पहले तो एक्स लाइज बिटवीन 0 to ∞, ओके, लैम्डा विच इज ए पैरामीटर 0 to ∞, एंड द डेंसिटी फंक्शन ऑफ दिस इज
लैम्डा इंटू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा एक्स। सिंपल हो गया। पॉपुलेशन वेल डिफाइंड है। वो कह रहा है कि यहां से आप एक रैंडम सैंपल लीजिए 2 यूनिट्स का। तो मान लो वो रैंडम सैंपल है x1 कोमा x2। अब क्योंकि ये आईआईडी है, क्योंकि रैंडम सैंपल है, तो आप क्या कहोगे, सुधीर सर x1 भी फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल लैम्डा को, और x2 भी फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल लैम्डा को। गौर से समझिए। और ये दोनों के दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है बेटा, ये दोनों के दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, ले लिया। अब जो वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बना रहा है टी, वो क्या बना रहा है, x1 प्लस x2। चलिए, इस बार मैंने सैंपल का मीन नहीं बनाया, इस बार मैंने बना दिया सैंपल का सम। सपोज टी, मीन भी बना सकते हैं, जो आपका दिल करे वो बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि ये जो टी आपने बनाया सैंपल का सम, अब आपको इसका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। मतलब आपको ये बताना है कि ये किसको फॉलो करेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो चलिए जी बताते हैं कैसे। अब कंटिन्यूअस का केस है। सबसे पहले तो क्योंकि x1 और x2 दोनों लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी है, तो सबसे पहले मैं क्या ये कह दूं कि जो t है वो लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। यस, क्योंकि किसी भी रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर बताने के लिए दो चीज बतानी पड़ती है आपको। एक तो उसकी वैल्यूज क्या है, और दूसरा उसका प्रोबेबिलिटी बिहेवियर क्या है। समझ गए। तो सबसे पहले तो हमने वैल्यूज बता दी, 0 टू इन्फिनिटी जो भी आप सम ले रहे हो वो 0 टू इन्फिनिटी बनेगा। अब सेकंड है इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो डेंसिटी फंक्शन निकलेगा, अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता तो मास फंक्शन निकलता। मेरे बच्चों, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जो मुझे अच्छा लग जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, मैं यहां पर टी का सबसे पहले सीडीएफ निकालूंगा, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उसका एक बेनिफिट है, अगर कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मुझे मिल गया तो मैं उसका डेरिवेटिव करके, समझ गए, मैं उसका डेरिवेटिव करके पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं। सिंपल है बिल्कुल। तो चलिए जी निकालते हैं। तो सीडीएफ को आपको पता है ऐसे डिनोट करते हैं, एफ टी टी। नाउ दिस इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल टी इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल टी। ये सब रूल्स मैं पिछली क्लासेस में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। नाउ दिस इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी दैट x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू टी। बिल्कुल ठीक है, टी की वैल्यू मैंने डाल दी। नाउ यू कैन से दैट दिस इज इक्वल टू, यू कैन से दैट दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x2 इज लेस देन इक्वल टू टी माइनस x1। अब जैसे मर्जी लिखिए। अब अगर आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपको मेरे अकॉर्डिंग होनी नहीं चाहिए, समझ गए। आप ऐसे भी लिख सकते थे x1 इज लेस देन इक्वल टू टी माइनस x2, जैसे मर्जी लिखिए। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि x1 और x2 दोनों रैंडम वेरिएबल हैं, उनकी जो वैल्यू है, सम की वैल्यू, x1 प्लस x2 की जो सम की वैल्यू है वो t से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं और सम लेस देन इक्वल टू टी है तो वो इंडिविजुअली भी लेस देन इक्वल टू टी ही होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो यहां पे मेरे बच्चों दो वेरिएबल हैं, एक x1 है और एक x2 है। ये दोनों के दोनों रैंडम वेरिएबल हैं और टी कोई नंबर है। ठीक। अब आप एक चीज को गौर करिएगा, जब भी दो वेरिएबल होते हैं तो उनमें से एक फ्री वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मतलब एक की वैल्यू आप फ्रीली कुछ भी चूज कर सकते हो, दूसरे की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपने पहले वाली की वैल्यू चूज क्या की है। तो जो भी आपका दिल करे फ्री वेरिएबल रखिए, जिसको आप इधर लेके जाते हैं वो हमेशा फ्री वेरिएबल होता है। तो मैंने एक सेकंड के लिए मान लिया कि जो मेरा x1 है वो फ्री वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली बात है x2 डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले लिमिट हमेशा फ्री वेरिएबल की आती है। तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसकी लिमिट, नाउ दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन x1 गोज फ्रॉम 0 टू t। अब x1 फ्रॉम गोज फ्रॉम 0 टू t क्यों हुआ, क्योंकि x1 जो रैंडम वेरिएबल है वो 0 टू इन्फिनिटी के बीच में है, तो वो 0 से वैल्यू लेगा। अच्छा, t से बड़ी उसकी वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों का सम लेस देन इक्वल टू टी है। ये रहा, दोनों का सम लेस देन इक्वल टू टी है। तो x1 जो कि कुछ भी वैल्यू ले सकता है बट 0 टू t, हो गया। अब दूसरे वेरिएबल की बारी आती है। दूसरा वेरिएबल जो होगा x2, वो 0 से लेके t माइनस x1 के बीच में रहेगा। क्यों रहेगा,
अब आप समझिए, x2 मेरा 0 से चलेगा क्योंकि x2 भी 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, लेकिन इन दोनों का क्योंकि सम लेस देन इक्वल टू t है, तो जो x1 वैल्यू लेगा वो t में से कम हो जाएगी, t में से माइनस हो जाएगी, और x2 बस मैक्सिममली उतने तक वैल्यू ले सकता है। तो x2 कहां से कहां तक वैल्यू ले सकता है? 0 से लेके t माइनस दिस वन। ठीक है। अब क्योंकि x1 और x2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं, तो ना x1 की प्रोबेबिलिटी का x2 पे कोई फर्क पड़ना, ना x2 की प्रोबेबिलिटी का कोई फर्क पड़ना। तो यहां क्या हो जाएगा? डेंसिटी फंक्शन ऑफ x1 इंटू डेंसिटी फंक्शन ऑफ x2 dx1 और dx2। ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कैसे हम कंटिन्यूअस के केस में प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए, एरिया अंडर द कर्व होता है, तो प्रोबेबिलिटी एरिया अंडर द कर्व हमने कर दिया। अब मेरे बच्चों, इसको सोल्व करने की बारी है। सोल्व कैसे करोगे? देखिए, x1 की वैल्यू 0 से t, x2 की वैल्यू 0 से t माइनस x1। एफ ऑफ x1 क्या है? एफ ऑफ x1 का प्रोबेबिलिटी बिहेवियर यही रहेगा जो x का है। ये देखिए लिखा हुआ भी है, x1 का, x2 का। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको? दिस इज लैम्डा इंटू ई टू दावर माइनस लैम्डा x1 इंटू लैम्डा इंटू ई टू दावर माइनस लैम्डा x2 इंटू dx1 dx2। अब आपका काम है इसको सोल्व करना। सिंपल है बिल्कुल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने ये मान लीजिए सोल्व कर दिया, तो सोल्व करने के बाद आपको सीडीएफ मिल जाएगा कैपिटल टी का, उसका डेरिवेटिव करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा है। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो मेरे बच्चों, मैंने लैम्डा स्क्वायर बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन विद x1 गोज फ्रॉम 0 टू t। अब x1 वाली जो टर्म है वो x2 के इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो आप। तो कैसे ले सकते हो मेरे बच्चों? दिस इज ई टू दावर माइनस लैम्डा x1 ब्रैकेट इंटीग्रेशन x2 goes from 0 to t minus x1 e to the power minus lambda x2 dx2 ब्रैकेट क्लोज dx1, क्योंकि बाद में आपको x1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए जी इंटीग्रेट कर देते हैं थोड़ा सा। नाउ दिस इज लैम्डा स्क्वायर बाहर मेरे बच्चों, x1 goes from 0 to t e to the power minus lambda x1, अंदर वाले को इंटीग्रेट करो तो आएगा e to the power minus lambda x2 डिवाइडेड बाय माइनस के लैम्डा 0 टू टी माइनस x1 इंटू dx1। ठीक है बेटा, ये सब इंटीग्रेशन के सिंपल रूल है, इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा आपसे। चलिए, यहां से एक लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 गोज फ्रॉम 0 टू t, एक लैम्डा मुझे यहां से मिल गया। जब मैं ऊपर वाली वैल्यू डालूंगा तो ये मेरा आ जाएगा e टू दी पावर माइनस लैम्डा x ब्रैकेट 1 माइनस e टू दी पावर माइनस के लैम्डा इंटू टी माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज dx1। अब आपको क्या करना है? अब आपको x1 के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको ओपन कर लेना। कैसे ओपन कर लेना? देखिए, नाउ दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन विद x1 गोज फ्रॉम 0 टू t, ओके, लैम्डा इंटू ई टू दावर माइनस लैम्डा x1, ओके। नाउ माइनस लैम्डा यहां पे आ जाएगा मेरा, और ये मुझे क्या मिल जाएगा? ई टू दावर माइनस लैम्डा टी, क्योंकि ई टू दावर माइनस लैम्डा x1 से ये प्लस ई टू दावर लैम्डा x1 कैंसिल आउट हो जाएगा dx1। तो क्या मिला मुझे फाइनली? x1 0 टू 2 लैम्डा ई टू दावर माइनस लैम्डा x1 माइनस लैम्डा ई टू दावर माइनस के लैम्डा टी dx1। अब लैम्डा टी ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के हिसाब से बिहेव करेगी। ये वाली टर्म में x1 है और इंटीग्रेशन में x1 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो मेरे बच्चों, जब आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के लैम्डा टी माइनस लैम्डा टी ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। ये आ गया आपका पीडीएफ, एफ टी टी। अब आपको क्या करना है? इसका पीडीएफ निकालना है। तो स्मॉल एफ टी टी अगर आपको निकालना होगा तो डेरिवेटिव कर देंगे आप टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये रूल है, इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। तो वैल्यू जो मेरी मिल के आएगी वो आएगी लैम्डा स्क्वायर इंटू टी इंटू ई टू दी पावर लैम्डा टी। नाउ दिस इज द डेंसिटी फंक्शन ऑफ योर टी, विच इज द समीशन ऑफ टू रैंडम ऑब्जर्वेशन x1 एंड x2। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल था। तो आप
आज की जो हमने क्लास में डिस्कस किया वो क्या किया कि आपको एक पॉपुलेशन को एनालाइज करना था, जिसका मतलब है कि पॉपुलेशन के पैरामीटर को आपको एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट बाद में कर देना, पहले आप ये बताइए कि आप कैसे एस्टिमेट करेंगे। सर हम एक सैंपल के बेसिस पर एस्टिमेट करेंगे उसको, तो सैंपल को देख के तो एस्टिमेट करेंगे नहीं। सर हम एक सैंपल का फंक्शन बनाएंगे जो कि अपने आप में एक रैंडम सैंपल बनेगा, क्योंकि जो हम फंक्शन बनाएंगे वो रैंडम सैंपल का फंक्शन बनाएंगे, और वो जो रैंडम वेरिएबल बनेगा उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे या एस्टिमेटर बोलेंगे। फिर हम उस एस्टिमेटर या स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर कैलकुलेट करेंगे, जिसमें दो चीजें चाहिए, एक तो वो वैल्यू क्या लेता है और एक उसका प्रोबेबिलिटी बिहेवियर क्या है। अब वो वैल्यू क्या लेगा और प्रोबेबिलिटी बिहेवियर क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सैंपल आपने किस पॉपुलेशन से लिया है। लेकिन यहाँ पे और थोड़ा हमें डीप जाना पड़ेगा। आपको पहले ये भी बताना पड़ेगा कि पॉपुलेशन जिससे सैंपल लिया जा रहा है वो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। तो मैंने दोनों के एग्जाम्पल लिए, एक मैंने डिस्क्रीट पॉपुलेशन लिया और एक मैंने कॉन्टिन्यूअस पॉपुलेशन भी लिया, और वहां से जो सैंपल लिए मैंने दो दो ऑब्जर्वेशन के फॉर एग्जाम्पल, उनसे स्टैटिस्टिक्स मैंने बनाए और उनका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कैलकुलेट किया। तो डिस्क्रीट वाले का अलग तरीके से कैलकुलेट हुआ है, मतलब तरीका सेम है बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप चीजों को बना सकते हो मेरे बच्चों। तो अगली क्लास में मेरे बच्चों, इस क्लास को मैं यही खत्म करता हूं क्योंकि ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगली क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चंस जो आपकी बैक एक्सरसाइज के हैं उन पे सोल्व करूंगा, उनको मैं सोल्व करूंगा। और जो दूसरा मेरा मेथड था भाई, एक तो प्रोबेबिलिस्टिक मेथड था, जो दूसरा मेथड मेथड था सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट, हम लोग बच्चों इस पर भी काम करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा क्या पढ़ा रहा हूं। बाय।